हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के एक अहम मुल्क लेबनान में अगस्त 2020 में बैरूत बंदरगाह पर हुए बड़े धमाके के बाद वहाँ जो सियासी हलचल शुरू हुई थी वो अभी तक सेटल नहीं हो सकी है। वहाँ अब तक प्रेसिडेंट मिशेल एओन ने जिसको भी प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद किया वो हुकूमत नहीं बना सका। इस टकराव की वजह यह है कि अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और कई वेस्टर्न मुल्कों की कोशिश है कि आने वाली हुकूमत में हिजबुल्लाह को जगह ना मिल सके, जबकि अंदरूनी हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह की सियासी हैसियत ऐसी बन चुकी है कि उसके बगैर वहाँ कोई सरकार नहीं बन सकती। ताज़ा खबर जो लेबनान के मीडिया में बहुत ही अहमियत के साथ आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब की वजह से लेबनान में नई सरकार के बनने में देर हो रही है। अब से पहले नवंबर 2017 में सऊदी अरब की हुकूमत ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साद अल हरीरी को अचानक रियाद बुलाकर कैद कर लिया था और शायद दुनिया में पहली बार यह हुआ था कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में होते हुए इस्तीफ़ा दिया हो। साद हरीरी ने सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न पर यह ऐलान किया था कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेबनान की सियासत में सऊदी अरब का इस हद तक दखल है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि लेबनान के अलबना अखबार ने बैरूत में जानकार सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि मुल्क में नई सरकार के बनाए जाने का मामला बहुत ही पेचीदा है, जिसकी असल वजह सऊदी अरब की पॉलिसीज़ हैं। इस अखबार के मुताबिक लेबनान के मौजूदा अंतरिम प्राइम मिनिस्टर यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साद अल हरीरी को इस बात का डर सता रहा है कि नई सरकार के बनाने के साथ ही उनको कई तरह के सीरियस क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि साद अल हरीरी इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि इलाके और इंटरनेशनल हालात मुनासिब होने की हालत में वे प्रोपोज्ड कैबिनेट बनाएंगे। लेबनान के इस अखबार ने कहा है कि मुल्क के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गस्सान अताउल्लाह ने मुल्क में नई सरकार के बनने में हो रही देरी की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि नई सरकार के बनाने के लिए साद हरीरी गैर मुल्कों से सिग्नल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि लेबनान की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आपको बता दूं कि अगस्त 2020 में बैरूत की बंदरगाह में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर दयाब पर पड़ने वाले दबाव की वजह से उनकी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बाद में लेबनान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को 20 अक्टूबर 2020 को लेबनान में नई सरकार बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन आज तक साद हरीरी लेबनान में नई सरकार के बनाने में नाकाम रहे हैं। आज आपको ये भी याद दिला दूं कि सऊदी अरब लेबनान में हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत से कितना परेशान है। हिजबुल्लाह इजराइल के ख़िलाफ़ लेबनान में सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है। नवंबर 2017 में साद अल हरीरी को अचानक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया और रियाद पहुंचते ही उनका मोबाइल छीन लिया गया। रियाद एयरपोर्ट पर कोई जिम्मेदार उन्हें लेने भी नहीं गया। जब कई दिन रियाद में उन्हें पहुंचे हुए हो गए और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हरीरी ने अपने ओहदे से इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया तो लेबनान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हरीरी को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया है और मांग की थी कि सऊदी अरब फ़ौरन उन्हें वापस करे। साद हरीरी ने अपने मुल्क में ख़तरे का हवाला देते हुए सऊदी अरब में रहते हुए ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हरीरी के करीबी एक सीनियर लीडर ने कहा था कि सऊदी अरब ने प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देने का ऑर्डर दिया था और वहां उन्हें नज़रबंद कर लिया गया था। हालांकि सऊदी अरब ने हरीरी को नज़रबंद किए जाने के इल्ज़ामों को खारिज किया था। हरीरी की पार्टी फ्यूचर मूवमेंट ने अपने बयान में उन्हें प्राइम मिनिस्टर और नेशनल लीडर बताते हुए कहा था कि लेबनान में हालत सही
बनाए रखने के लिए उनकी वतन वापसी ज़रूरी है। हरीरी ने 4 नवंबर को सऊदी अरब से ही टेलीविज़न पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। यहाँ तक कि उनके करीबी भी अचंभे में रह गए थे। हालांकि लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी ने साद हरीरी के इस्तीफे को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि कैबिनेट पहले की तरह मौजूद है। उस वक्त साद हरीरी के सऊदी अरब में नज़रबंद होने पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अचानक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की। उस मौके पर इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को कैद से आज़ाद कराकर अपने साथ वो पेरिस ले गए और बाद में साद हरीरी वापस लेबनान पहुंचे। हालांकि बाद में हरीरी ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें रियाद में नज़रबंद किया गया था। आपको बता दूं कि 2004 के बाद कई बार मैं लंदन गया हूं। वहां चैथम हाउस नाम के थिंक टैंक में लेबनान मूल के एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त बताया था कि सऊदी अरब लेबनान में बहुत सी मस्जिदें और इस्लामिक सेंटर्स कायम करने में पैसा लगा रहा है। उसकी कोशिश रही है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हिजबुल्लाह के ज़रिए जो वहाँ पर असर बनाया है उसे किसी तरह से कम रखा जा सके। सऊदी अरब ने हमास में भी पैठ बनाने की कोशिश की थी। ये बात समझना काफ़ी आसान है कि मिडिल ईस्ट में दोनों खेमे एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश में रहते हैं। फ़र्क इतना है कि जो ग्रुप लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता वो इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ हैं, और जो भी हुकूमतें इलाके के अवाम के जज्बात के नुमाइंदगी करते हैं वो ईरान, इराक़, सीरिया और लेबनान और अब हूथियों के साथ हैं। ये बात बहुत ही अहम होगी देखने वाली कि इन दोनों ग्रुप्स में से कौन ज़्यादा मजबूत होता है। मैं आपको बता दूं कि लेबनान में एक लंबे अरसे से हिजबुल्लाह काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने पहले साउथ लेबनान में जो एक्टिविटीज़ की वो थी सोशल वेलफेयर की, जिसमें स्कूल, सड़कें, पानी, इस किस्म के काम बहुत से किए और लोगों की सपोर्ट उनके साथ बहुत हुई और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी वहाँ काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब सूरत हाल ऐसी लगती है कि फ्रांस जो एक ज़माने में यहाँ हुकूमत करता था इस इलाके पर, वो भी अब किसी हद तक हिजबुल्लाह के वजूद को मान चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में जो बहुत तेज़ी से डिवाइडिंग लाइन है वो बहुत ही शार्प होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, दूसरी तरफ ईरान, इराक़, सीरिया, लेबनान और यमन के हूथी हैं। तो ये एक टकराव की सूरत हाल है, नज़रियाती टकराव है, एग्जिस्टेंस का टकराव है, और ऐसा लगता है कि बहुत से वहाँ के अवाम, जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बल्कि कई बार ये कहा था कि अगर हम इनको सिक्योरिटी देना बंद कर दें बादशाहों को इस इलाके की तो ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएं, ये एक बहुत बड़ा इशारा था। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में सऊदी अरब के रास्ते इजराइल और अमेरिका अपने प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईरान अपने प्रोजेक्ट पर आगे प्लान अपना आगे बढ़ाना चाहता है। अब इसमें एक तरह का टकराव है, उसी वक्त से टकराव है इन दोनों नज़रियात का 1979 से अब तक। अब डिवाइडिंग लाइन ज़्यादा शार्प हो गई है और इस शार्प डिवाइडिंग लाइन में ये बात अपनी जगह सही है कि कई जंगें चुके हो चुकी हैं। इस इलाके के मुल्कों की इकॉनमी बहुत कमज़ोर हुई है, लोगों की हालात बहुत ही कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका किसी हद तक कमज़ोर पड़े हैं और इस कमज़ोरी के नतीजे में ही अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान से बराह रास्त बातचीत कर रहा है और उस बातचीत को इजराइल और सऊदी अरब पसंद नहीं कर रहे। उसके बावजूद अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील में वापस आने के लिए बातचीत कर रहा है। अब ये देखना होगा कि कौन कितना मजबूत आगे होता है। ईरान का अपना कहना है कि पहले अमेरिका पाबंदियां हटाए और उसके बाद इस न्यूक्लियर डील में शामिल हो और ईरान से भी वो जो उनके ऊपर अपने ऊपर जो पाबंदियां हैं उन पर वो अमल करें। लेकिन अभी ये देखना बाकी है
کہ اس وینا میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جو بائیڈن کی حکومت آگے بڑھے گی اس علاقے میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔